अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, लेट्स स्टार्ट ऑफ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कुछ चीजों के बारे में, पहले उनको रिवाइज करते हैं। हमने पहले कहा था कि भाई ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता क्या है, और इससे भी पहले हमने बात ये की थी कि कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है। लास्ट क्लास का सम अप और इस क्लास का स्टार्टअप एक ही पॉइंट से करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस ये होता है भाई कि कैपिटल एक्सपेंस इज दी खर्चा दैट यू डू, आप वो खर्चा जो कर रहे हो किसी मशीन को बाय करने के लिए, किसी भी चीज को बाय करने के लिए, किसी नॉन करंट एसेट को बाय या उसकी लाइफ एनहांस करने के लिए, उसको हम कहते हैं ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड इज द डेली रनिंग एक्सपेंस ऑफ योर बिजनेस। ओके, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, इंक्रीमेंटल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कौन से होते हैं भाई? जो आपके खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे होते हैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, वो भी रेलेवेंट है। कोई काम जो आपने छोड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, तो भाई वो भी रेलेवेंट है। फिर हमने बात की कि इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, तो हमने कहा सर यहां पे तीन बातें हैं। संक कॉस्ट, रिसर्च पे किया हुआ खर्चा जो ऑलरेडी हो गया, अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। कमिटेड कॉस्ट, कोई खर्चा जो आपने कमिट कर दिया, ऑलरेडी किसी को बोल दिया, अब आपको वो तो पे करना ही है वेदर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट और नॉट। और आखिरी नॉन कैश फ्लो एक्सपेंसेस की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कोई जगह नहीं होती। नॉन कैश फ्लो एक्सपेंडिचर्स जैसे कि बेड डेट, किसी ने पैसे लिए वापस नहीं दिए, जैसे कि डिप्रिसिएशन। ठीक है, यहां से हम आज की क्लास का आगाज करते हैं, यहां से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सर आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने की दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग बेस्ड मेथड, और एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो बेस्ड मेथड। अब आप लोगों ने F7 में, F3 में अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच का फर्क पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपका भाई तो है ही। अकाउंटिंग बेस्ड टेक्निक्स वो होती हैं जो प्रॉफिट के ऊपर वर्क करती हैं। अकाउंटिंग बेस्ड टेक्निक्स किन पे वर्क कर रही हैं? प्रॉफिट पे। और कैश फ्लो बेस्ड कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो पे। ठीक है, अकाउंटिंग बेस्ड टेक्निक में आपके पास सबसे बड़ी टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक में आपके पास सबसे बेस्ट टेक्निक्स हैं जिनको हम कहते हैं पे बैक, NPV और IRR। यहीं पे हमने आपको प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच का फर्क भी बताया है कि प्रॉफिट इज बेसिकली द अमाउंट अर्न्ड ऑन द सेल ऑफ इन्वेंट्री। आपने सामान बेचा और जो पैसा कमाया दैट इज नोन एज प्रॉफिट, या हम हमारी देसी जुबान में बोले ना मुनाफा। अगर आपके पास कैश आया या कैश गया उसको हम कहते हैं कैश फ्लो। आपके पास कैश का आना और कैश का जाना इज नोन एज कैश फ्लो। यहां तक बात समझ आई? आगे बढ़ जाते हैं, चलें अब आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है मेरे बेटा पे बैक पीरियड। उसका क्या नाम है सर? पे बैक पीरियड। पैसा कितने टाइम में वापस मिल जाएगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है 2 मिनट में समझाता हूं, अभी पहले इस पे फोकस करो। सर अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर द इन्वेस्टमेंट टू ब्रेक इवन, वो टाइम जो इन्वेस्टमेंट ले रही है मुझे रिकवर करने में, इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में मुझे जितना टाइम लग रहा है, इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में मुझे जितना टाइम लग रहा है दैट इज नोन एज पे बैक पीरियड। क्लियर? इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में मुझे जितना भी टाइम लग रहा है दैट इज नोन एज पे बैक पीरियड। क्लियर? अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेंगे क्या मुनाफा भी कमाएंगे? पे बैक पीरियड मुनाफे से दूर रहता है। वो बोलता है भाई इन्वेस्टमेंट वापस आ गई, खुश रहो। यानी वो क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन हो गया तो खुश रहो, नो प्रॉफिट और नो लॉस के स्टेट में पहुंच गए, खुश रहो। इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके आगे मेरे बड़े भाई हैं वो आपको बताएंगे। वो कौन है
उनके बारे में भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पे बैक पीरियड क्या होता है और उनके क्वेश्चंस किस किस्म के आते हैं। बेटा जब भी मैं आपसे पे बैक पीरियड की बात करूंगा तो इसके क्वेश्चंस दो टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन का टाइप होता है जिसमें कैश फ्लो सिंगुलर होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक ही तरह का होता है, और एक टाइम का होता है जिसके अंदर कैश फ्लो अनइवन रहता है। एक टाइप का कौन सा है, कांस्टेंट कैश फ्लो, और एक टाइप का कौन सा है, अनइवन कैश फ्लो। जब मैं कांस्टेंट कैश फ्लो की बात करता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला यूज करके आंसर मिल जाएगा, और जब मैं अनइवन कैश फ्लो की बात करूंगा ना मेरे बेटा, तो मुझे क्यूम्यूलेटिव अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, जो हम आगे सीखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो मुझे एक ही किस्म के पैसे यानी कैश फ्लो हर साल लाके देगा। अगर मुझे ऐसे किसी प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड निकालना है तो आई विल यूज द फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर पीरियड। कितने पैसे लगे उसको डिवाइड कर देंगे कि हमारे पास हर साल कितने पैसे आ रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रॉपर सॉल्यूशन ले आएगा। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 की और हर साल मुझे 50,000 का कैश फ्लो मिल रहा है और ये पीरियड 10 साल तक चलेगा, यानी 50,000 रुपए मुझे ये वाला प्रोजेक्ट 10 साल तक कमा के देगा। तो चलो इसका पे बैक निकालते हैं कि कितने टाइम में मुझे पे बैक करके दे देगा। फॉर्मूला मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर लिख देता हूं। It is investment divided by cash flow per period, और दिए मैंने आपको 2 मिनट के आप इसको निकाल के दिखाएं, वरना अगली स्लाइड में इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास मौजूद है। तो लीजिए अपने 2 मिनट निकाल लिया। कुछ लोगों से तो निकल गया होगा, चलो फिर भी हम भी सवाल सब सॉल्व कर देते हैं आपको। सर इसका सोल्यूशन है, अगेन फॉर्मूला आपने पहले लिखा, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर पीरियड। इन्वेस्टमेंट आपकी थी 2.5 लाख की, कैश फ्लो पर पीरियड था 50,000। सिंपल मैथमेटिक्स लगाई, आपको पता चला कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट मुझे पे बैक निकाल के दे देगा और अगले 5 साल में मुनाफा कमाऊंगा। क्लियर? अब आ जाते हैं अनइवन कैश फ्लोज पे। सर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है $60,000 की और मैंने कैश इनफ्लो कमाया है पहले साल 20,000, 10,000, 25,000 और $20,000 का, तो मुझे इसका आंसर निकालना है यूजिंग दी विच अप्रोच। किस अप्रोच से निकलेगा? इसका आंसर मेरे भाई निकलेगा क्यूम्यूलेटिव अप्रोच से। क्यों? क्योंकि सर जी पहले हमने फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे कैश फ्लोज कांस्टेंट थे। अब कैश फ्लो अनइवन है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आपको ये अप्रोचेस में डिफरेंस समझ आएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो रिपीट करता हूं। हम क्यूमुलेटिव अप्रोच इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे भाई यहां पे हमारे कैश फ्लोज क्या हैं? अनइवन। और यहां फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि यहां पे कैश फ्लो यूनिफॉर्म, इवन, या अगर मैं हमारी जबान में कहूं तो एक जैसे थे। राइट? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से आंसर मांग सकता है। ईयर्स में बता दो, मंथ्स में बता दो, और ईयर्स एंड मंथ्स दोनों में बताओ। यानी सालों में बता दो, महीनों में बता दो, या कितने साल और उस साल में कितने महीने और लगेंगे इस तरह बता दो। तो मेरे भाई बहन, आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला टेबल ड्रॉ आप
करेंगे एक फॉर्मूला या फॉर्मेट टेबल, जो आप बोले। एक्सेल पे भी हम पुटअप कर सकते हैं इसको एक्सेल पे सॉल्व करना मैं आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब दिखाऊंगा। अभी क्योंकि हम एग्जांपल कर रहे हैं तो आप इसको अपनी स्क्रीन पे देखें, और स्क्रीन पे देखते हुए आप ये जरूर देखें कि आपको 3 टेबल बनाने, मतलब 3 कॉलम्स बनाने, सॉरी। पहला कॉलम है ईयर्स का, दूसरा कॉलम है कैश फ्लो का, और तीसरा कॉलम है क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लो का। अच्छा, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है सर? क्यूमुलेटिव बोल के दिमाग खराब कर रहे हो। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सम और टोटल। किसी चीज के सम या टोटल को हम क्यूम्यूलेटिव कहते हैं, ठीक है। सम या टोटल को हम क्यूम्यूलेटिव कहते हैं। इधर देखें अब, ईयर 0 इज ऑलवेज द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ईयर 0 का मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट का साल है, यहां पैसे लग रहे हैं। ये आज की तारीख है, ये आज की तारीख है। ये उसके 1 साल बाद, ये 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूं कि मैंने पैसे लगाए, यानी $60,000 मैंने इन्वेस्ट किए। ईयर 1 में मुझे 20,000 मिल गए, तो 60,000 माइनस 20,000 प्लस, तो 40,000 माइनस। ईयर 2 में 10,000 मिल गए, 40,000 माइनस 10,000 प्लस, तो ईयर 3 में 30,000। ईयर 3 में मुझे मजीद $25,000 मिल गए, यानी ईयर 2 तक मेरे पास -30 थे, ईयर 3 में +25 हुए, तो अब मुझे सिर्फ 5,000 रिकवर करने हैं थ्रू ईयर 3। क्या यहां तक समझ आया? हमेशा वापस करेंगे, समझ आएगा। हमेशा पिछले साल के क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को इस साल के कैश फ्लो के साथ एडजस्ट करना है, इतना ही आसान है। पिछले साल के क्यूमुलेटिव को इस साल के कैश फ्लो से एडजस्ट करके क्यूमुलेटिव के कॉलम में फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है बेटा। अब आप देखो, अगर मुझसे सवाल ईयर्स में पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? देखो 3 इयर्स तो पूरे थे, ये लिख दिया। अब चौथे साल तक तो मुझे पैसे मिल जाएंगे ना, क्योंकि यहां पे 5,000 थे। अब चौथे साल के एंड में तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेबैक पॉजिटिव को नहीं देखता, ये देखता है कि ब्रेक इवन कहां रुक रहा है, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट कहां आ रही है। क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा ईयर्स प्लस लास्ट नेगेटिव कैश फ्लो, यानी ये वाला क्यूमुलेटिव का कॉलम, और नेक्स्ट पॉजिटिव यानी कैश फ्लो का कॉलम। इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास ईयर्स आ जाएंगे। ईयर्स इस बार आ रहे हैं 3.25 ईयर्स, 3 पूरे साल, और थर्ड ईयर का 0.25 हिस्सा जब गुजरेगा तो हमारा पेबैक हो चुका होगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो हम यहां पे जाके लिख लेते हैं कि अगर ईयर्स में पूछेगा तो मेरा और आपका आंसर है 3.25 ईयर्स। डन। अब देखते हैं मंथ्स में हमें क्या करना होगा और ईयर एंड मंथ्स में क्या करना होगा। जब हमारा आंसर लेट से 3.25 आ गया तो मेरे भाइयों, जब हम इस 3.25 को मल्टीप्लाई करेंगे एक मैजिकल नंबर से, तो ये मेरे भाई कन्वर्ट हो जाएगा मंथ्स में। अच्छा सर, वो मैजिकल नंबर क्या है ये तो बता दो। बेटा वो मैजिकल नंबर आपको और मुझे बचपन से पता है। वो मैजिकल नंबर है साल में कितने महीने हैं भाई? 12। वो मैजिकल नंबर है 12।
जब आपसे सवाल नंबर ऑफ मंथ्स का होगा तो आप सिंपली ये वाली फिगर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। सर यहां तक तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन अब एक जगह पैदा होगी जब वो पूछेगा ईयर्स एंड मंथ्स, तो उसके लिए आपके भाई ने लिखा है एक नोट। नोट ये कह रहा है कि जब भी आपको ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करें, और जब ईयर्स एंड मंथ्स की बात है तो डेसिमल पॉइंट यानी लेट से 0.25 था, तो 0.25 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ईयर्स एंड मंथ का आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ईयर्स एंड मंथ्स का आंसर आ जाएगा। यहां पे आ जाते हैं, 3.25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस 3 39 मंथ्स आंसर आएगा। ईयर्स एंड मंथ्स की बात करेंगे तो 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चा, 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। सर ये 3 मंथ्स कहां से आया? आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने 0.25 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये आया 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। 3 ईयर्स को नहीं छेड़ा, डेसिमल के बाद वाले अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। क्लियर? अच्छा भाई, आई होप पे बैक की कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो एक और एस्पेक्ट ऑफ आवर पेपर पे फोकस रखना है वो है थ्योरी। एक बात जो हमारे स्टूडेंट्स हमेशा ब्लंडर करते हैं वो ये करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो या कॉस्टिंग हो, हमारा बच्चा बोलता है ये पेपर कैलकुलेशन बेस्ड है। ऐसा नहीं है बेटा। इस पेपर में जितना वेटेज कैलकुलेशन का है उतना ही वेटेज थ्योरी का भी है। तो थ्योरी में हमें इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का जिक्र करना है। सो एडवांटेजेस ऑफ दिस आर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। ये बहुत आसान है कैलकुलेट करने के लिए, इतना मुश्किल नहीं है। बेसिक कैलकुलेटर चलाना है, बेसिक मैथ्स लगानी है और आपका काम हो जाएगा। आपको रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट बता देता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर बहुत लंबा है, बहुत बड़ी लेंथ है, तो जाहिर सी बात है उसके कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसीज आएंगी, जल्दी पे बैक नहीं मिलेगा, तो मैं प्रोजेक्ट छोड़ना चाहूंगा। और आखिरी आपको रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट दे देता है ताकि आप सही जगह इन्वेस्ट करो रादर देन अपना पैसा एक ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दो जो बहुत लंबे टाइम के लिए स्टक हो जाए। डिसएडवांटेजेस में भाई हमारा फोकस वही वाली बात पे बैक पे है, इसके आगे और पीछे हम कुछ नहीं देख रहे। और डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है ये अभी 1 सेकंड में पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैसा अपनी वैल्यू लूज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह वक्त गुजरता है पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, हमारे मुल्क में तो हमें मिल ही जाएगा। एक अजम्पशन लेते हैं लेस के पैकेट की। जब हम छोटे थे तो लेस का पैकेट 10 रुपए का होता था मिनिमम। आज वही लेस का पैकेट 30 रुपए का है। यानी जो काम किसी जमाने में 10 रुपए में हो जाता था वही काम आज के जमाने में 30 रुपए में हो जाता है कि पैसे ने अपनी वैल्यू इतनी खो दी है। क्लियर? इसके अलावा भाई रीजंस होते हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके मुल्क में जितना इन्फ्लेशन आएगा यानी जितनी महंगाई आएगी पैसे की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। गोल्ड एक जमाने में 50,000 रुपए तोला था, आज ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए तोला है, वैल्यू गिर गई। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोग मनी सर्कुलेशन रोकते हैं, पैसे की वैल्यू अगेन गिर जाती है या बढ़ जाती है डिपेंडिंग ऑन दी इंटरेस्ट रेट। रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर किसी मुल्क में पैसा लगाना मुश्किल हो जाएगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो जॉब्स नहीं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी पैसे की वैल्यू गिरेगी। परफेक्ट। तो यहां से अब हमारे फोकस को आगे लेके चलते हैं।